बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नदाइक सन टीवी पर आपका मेज़बान चौधरी अख्तर फ़ारूक म्यो। नाजरीन, किसान भाइयों, आप हर वो काम करते हैं जिसमें उसको मुनाफा होना चाहिए और ये इंसान की फितरत में शामिल है। ज़राअत एक कारोबार भी है और इस कारोबार में लाइफ स्टॉक भी एक कारोबार है। और लाइफ स्टॉक में स्पेशली वैसे तो लोग शौक़ से भी पालते हैं, लेकिन आज हम जिस मौजू पर जिस एंगल से बात करना चाह रहे हैं वो ये है कि लाइफ स्टॉक में मवेशी पाल किसान को क्या करना चाहिए, और ख़ुसूसी तौर पर उन लोगों को कि जिन्होंने जानवरों को कुर्बानी के जानवर ख़रीदने हैं और पालने हैं, उसके लिए उसको क्या क्या अमली इक़दाम करने हैं। इसलिए हमारे साथ आज जो हमारे पैनल पर मौजूद हैं डॉक्टर इम्तियाज़ अहमद साहब हैं। लाइफ स्टॉक के हवाले से सारी उम्र उन्होंने खिदमत की है किसानों की और इस पर बड़ी गिरफ्त रखते हैं। तो आइए आपसे आज उनकी मुलाकात कराते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। डॉक्टर साहब, आप ज़रा मेरे किसान भाइयों को ज़रा ये बताइएगा कि आम मवेशी पालना और स्पेशली तौर पर गोश्त के लिए कारोबार करने के हवाले से या कुर्बानी के जानवरों को पालने के हवाले से कितना फ़र्क है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं चौधरी साहब आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने इस अहम टॉपिक पे जो हमारा एक इस्लामी फरीज़ा भी है उस पर लोगों से मुखातब होने का मौका बख्शा, इसके लिए मैं आपका शुक्रगुजार हूँ। तो सबसे पहले इसमें मैं अर्ज़ करना चाहता हूँ कि ये जो हम जानवर गोश्त के लिए पालते हैं, ये दो तरह के जानवर होते हैं। एक होता है जानवर कुर्बानी के लिए, जो बकरा है, शीप है या बछड़ा है, ये हम कुर्बानी के लिए पालते हैं। दूसरा है कि हम एक रूटीन फैक्टरिंग करते हैं थ्रू आउट द ईयर और उसको हम गोश्त के तौर पे स्लॉटर हाउस को देते हैं या एक्सपोर्टर को देते हैं या लोकल जो शॉप्स डिस्प्ले होते हैं उन पे देते हैं कसाईयों को। यानी एक ये बिजनेस के तौर पे उसको करते हैं। ये जो फैक्टरिंग वाला है ये भी एक बिजनेस ही है कुर्बानी वाला, लेकिन दोनों में फ़र्क है। इसमें परचेज में भी फ़र्क है, सिलेक्शन में फ़र्क है, इसके कुछ पीरियड में भी फ़र्क है, जो तन्योर होता है रखने का जो अरसा होता है उसमें भी फ़र्क होता है। तो सबसे सॉरी, यहाँ पर मेरे किसान भाइयों को इस फ़र्क को ज़रा वाज़ेह करके बता दें। पहले तो आप ये बताइएगा कि जो कुर्बानी के जानवर उन्होंने लेने हैं किस तरह लेने हैं, क्या करना है, क्या कुछ नहीं करना, उस पहले फोकस इस पर करें आप। जी जी जी। तो इसमें सबसे अहम चीज़ जो होती है वो इसकी सबसे अहम चीज़ सिलेक्शन है कि सिलेक्शन ऑफ एनिमल हम कैसे करें। क्योंकि रूटीन जो फैक्टरिंग है वो उसमें ब्यूटी जो है काउंट नहीं करती और उसका जो वेट है वो भी इतना काउंट नहीं करता। तो इसमें जो ब्यूटी जो है जानवर की वो बहुत काउंट करती है कि जानवर खूबसूरत कितना है, क्योंकि अपनी खूबसूरती की बुनियाद पर जानवर जो है वो सेल होता है मार्केट में। तो इसमें सबसे पहले हम देखते हैं कि जानवर का जो कलर है वो किस किस्म का है, उसकी ब्रीड किस किस्म की कौन सी है। यानी कलर मीन कि आप देखें कि एक जानवर होते हैं कि वो जब हम देखते हैं तो अगली लुक देते हैं, यानी उसकी ब्यूटी जो है इतनी लोगों को अट्रैक्ट नहीं करती, खूबसूरती जो है अट्रैक्ट नहीं करती। तो एक जानवर जब आप देखते हैं मसलन वो ब्राउन कलर का है तो पूरी बॉडी उसकी ब्राउन कलर की है। दूसरा कि येट ब्लैक कलर है, आप उसको देखते हैं तो ऐसे होता है कि जैसे अभी ये काला रंग जो है इसकी स्किन से बाहर बहना शुरू हो जाएगा, वो लिक्विड की सूरत में निकलना शुरू हो जाएगी, यानी इतना जेट ब्लैक होता है, स्किन उसकी प्लायबल होती है। तो इसके अलावा बाज़ का तो वाइट और ब्राउन पैचेस में भी जानवर होते हैं, बाज़ का तो वाइट थ्रू आउट द बॉडी उसकी जो है वाइट होती है और आंखें भी उसकी बुरी होती हैं जिसको हम नुकरा कहते हैं। ये जो उसके कलर है ये सबसे ज़्यादा काउंट करते हैं जानवरों की जब हम सैक्रिफिशियल पर्पज़ के लिए परचेज करते हैं। तो इसके अलावा जानवर की झालर जो होती है जिसको ड्यू लैप कहते हैं, ये बड़ा काउंट करती है कि वो झालर जो है उसकी ये गर्दन से शुरू होकर पीछे नाभ की तरफ जाती है। वो जितनी गर्दन जो है जानवर जब चलता है वो दाएं बाएं जो है वाइब्रेट करती है या बड़ी होती है, लोग उतना ही ज़्यादा उसको पसंद करते हैं। तो इसके अलावा जानवर की हाइट कि जानवर ऊंचाई में कितना है, उसकी लेंथ कितनी है, यानी उसका बॉडी फ्रेम जो है वो कितना बड़ा है, यानी उसमें जानवर में वेट गेन करने की या बढ़ने की कितनी सलाहियत मौजूद है। तो इन चीज़ों को देख के हम जानवर को जो है ना वो परचेज करते हैं। फिर इसके अलावा हम ये डिसाइड करते हैं जब मंडी में जानवर परचेज करते हैं या किसी मिडिल मैन से परचेज करते हैं कि ये जानवर जो है मुख्तलिफ किस्म के जानवर होते हैं। एक वो जानवर है जो 200 kg का, तो उसके हम उसकी एज देखते हैं कि एज कितनी है।
तो ईद में वक्फा कितना है, अब 6 माह है, 8 माह है, या ईद में अभी कोई 11-12 माह या साल ही पड़ा हुआ है। तो हम ये जो अरसा होता है, इस अरसे को मद्देनजर रख के जानवरों का डिसाइड करते हैं कि हमने कौन सा जानवर हमने परचेज करना है। अब मेरा अब यहाँ पर सॉरी सवाल ये है कि जहाँ पर आपने वो जो काउंट टाइम पीरियड को काउंट किया है, अभी 3 माह का पीरियड है ईद का, ठीक है। जी, अब जी। 3 माह पहले जिन्होंने खरीदारी करनी है वो कितने वजन का जानवर खरीदे, तो और पर डे कितना उसका इजाफा होता है, ये जरा बताइएगा। इसमें सबसे अहम चौर साहब ये होता है कि अगर 3 माह 90 दिन है ईद में, इससे पहले आप परचेज करना चाहते हैं, या यही समझ लें कि आप ये जो टाइम जा रहा है ये 4 माह तक 4.5 माह है, इसमें परचेज करना है, तो हम ये देखेंगे ये जानवर जो मौजूदा है ये तकरीबन इसमें कोई 2.5 मन बनने की कैपेसिटी मौजूद है कि नहीं है। फर्ज कर लें एक जानवर जो है वो तकरीबन 100 kg या 110 kg 20 kg आगे बढ़ने की सलाहियत रखता होगा, तो वो हम जानवर परचेज करेंगे। एक जानवर फर्ज कर ले अब 300 किलो का मौजूद है, हमारे सामने है, वो पक्का खीरा भी है या धुंधा है, तो हम ये देखेंगे कि क्या ये वेट गेन अपना रोक गया है या स्लो कर गया है, या अभी ये फास्टली अपना वेट गेन कर रहा है। अगर तो उसकी बॉडी में फर्दर वजन ऐड करने की कैपेसिटी मौजूद है, तेजी से वो वजन करने की कैपेसिटी मौजूद है, तो वो हम जानवर जो है परचेज कर लेंगे। अगर वो जानवर जो है रुक गया हुआ है या उसका वेट गेन स्लो पड़ गया है, तो फिर हम जानवर को परचेज नहीं करेंगे, क्योंकि वो खाएगा ज्यादा और वेट गेन कम करेगा और फार्मर के लिए नुकसान का बायस बनेगा। अब यहाँ एक नुक्ता है कि जब मैं मार्केट में गया हुआ हूँ और मैंने जानवर खरीद रहा हूँ, अब मुझे वहाँ पर कैसे ये पता लगेगा, मुझे वो कैसे निशानियों को पता लगेगा कि ये वेट गेन करने वाला है, ये वेट खाने वाला है या वेट करने वाला भी है, ये उस चंद लम्हों में, तो 1 घंटे में मैं कैसे वो कर लूँगा कि 200 किलो या 150 किलो का जानवर हो और उसकी हाइट और टांगों की लेंथ कितनी होनी चाहिए? ये एक आम एक जनरल आइडिया होता है, इसमें कोई मेजरमेंट नहीं होती है। जनरल आइडिया होता है कि जानवर जो है, जैसे सैने कहते हैं कि जानवर की वेल जो है वो लंबी हो। हर बंदा जो है हमारा ये जानता है कि वेल जानवर की लंबी हो, यानी उसका जो एक वो छोटे कद का ना हो या उसकी हाइट कम ना हो, यानी वो दिखने में आपको गैंडा महसूस ना हो कि एक छोटे कद का महसूस ना हो, और उसकी स्किन जो है वो प्लायबल और लूज हो। आप जब उसकी खाल देखेंगे तो वो लूज होगी, तो जानवर जिसकी स्किन जो है वो कसी हो, टाइट हो, तो उसमें गोश्त भरने की कैपेसिटी जो है वो कम होती है या वो तकरीबन कर चुका होता है। जिसकी स्किन जो है लूज होती है और उसकी बड़ा अच्छा वो उसमें भरने की कैपेसिटी ज्यादा होती है। तो ये चीजें भी देखी जाती हैं, यानी हाइट भी देखी जाती है, लेंथ भी देखी जाती है, स्किन उसकी देखी जाती है, उसकी नाफ को देख के अंदाजा लगाया जा सकता है। यानी ये मुख्तलिफ चीजें हैं जिससे हम अंदाजा लगा सकते हैं कि जानवर ये वेट करेगा या नहीं करेगा, या फर्दर कितना कर सकता है और कहाँ जाके ये रुकेगा। तो इन चीजों को मद्देनजर रख के और जब परचेज करते हैं ईद का फ़र्क कितना है, ये तमाम चीज़ें जो परचेजर है वो अपने जहन में चीज़ें कैलकुलेट करता है 2-4 मिनटों में और जानवर को जो है उसको परचेज करता है। वेरी गुड। अच्छा, यहाँ पर फिर एक और, तो अभी तो ये तो मार्केट का रेट का तो पता नहीं लगता कि अप्रॉक्सीमेटली कि अगर इन दिनों में अगर कोई जानवर खरीद रहा है तो आपका तजुर्बा क्या कहता है कितना रेट होना चाहिए ताकि वो 150-200 किलो का जानवर है वो अप्रॉक्सीमेटली 20,000, 30,000, 40,000 कितने एक जो सब इसमें कोई मार्केट जो है वो फ्लक्चुएट करती है जी, ये तो आप सही डे टू डे बेसिस पर, मंथली भी जो है ना फ्लक्चुएट करती है। इस वक्त जो अब जो 3 माह पहले या 4 माह पहले होता है, ईद के जानवरों की परचेज जो है बढ़ जाती है। जो रूटीन फैक्टरिंग वाले जानवर होते हैं स्लॉटरिंग के लिए, उनको जानवर जो है लोग कम बेचते हैं और ज्यादा कुर्बानी के लिए जानवर जो है ट्रेन कर लेते हैं। तो इसकी जो रेट है, पहले तो ये होता था कि मंडी में बार्गेनिंग करके रेट जो है वो फिक्स होते थे, ऊपर सेल परचेज होती थी। अब जो है तकरीबन मंडियों में वेइंग ब्रिज या वेइंग बैलेंस लगे हुए हैं या कंडे लगे हुए हैं, वो उन पे आप वेट करके जानवर परचेज करते हैं। जो इस वक्त रेट है कुर्बानी का वो तकरीबन 600 से लेकर ऊपर तक है, यानी 600 भी है, 650 भी है, 700 रुपये किलो लाइव वेट बेसिस पे है। तो ये भी रेट जो है ये जानवर की ब्यूटी को देख के और उसकी बढ़ने की सलाहियत को देख के डिसाइड होता है। एक जानवर है वो फर्ज कर ले 400 केजी पे जाके या 350 केजी पे जाके रुक जाएगा और वो इतना खूबसूरत भी नहीं है, वो तकरीबन 600 के राउंड पर परचेज हो जाएगा। एक जानवर जो है वो 400 प्लस जाने की सलाहियत रखता है, तो वो और उसकी जो कलर है वो भी अट्रैक्टिव है, तो वो उसका रेट जो है वो 600 से ऊपर उठना शुरू हो जाएगा, 650 पे चले जाएगा।
एक जानवर जो है फर्ज कर लें खीरा जानवर या पक्का खीरा जानवर भी, वो आप सोच लें कि 500 किलो के करीब जाने की सलाहियत रखता है या 600 किलो के करीब जाने की सलाहियत रखता है और कलर भी अट्रैक्टिव है, तो वो 700 किलो या 700 किलो से प्लस भी हो जाएगा, यानी इससे ऊपर भी जाता है। एक जानवर बड़ा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, वो फर्ज कर लें कि 1000 केजी को टच करने की सलाहियत रखता है और कलर भी बड़ा अट्रैक्टिव है, तो उसमें तमाम पॉइंट जो है वो उसके ब्यूटी के भी और वेट गेन करने की सलाहियत भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, तो 1000 रुपये केजी में भी परचेज हो सकता है, बल्कि इसमें भी ऊपर जा सकता है। ये डिपेंड करता है कि जानवर के बढ़ने की सलाहियत और उसकी ब्यूटी पर। लेकिन ये तो अप्रॉक्सीमेट रेट बताया, वरना ईद के करीब भी अब जो इस 2026 में जो ईद आएगी, ईद कुर्बान आएगी, उस पर रेट क्या होगा, तो एक फर्जी सन उन्होंने रेट बता दिया 600, 650, 700 रुपये तक भी है बताया। लेकिन जो बात आपने असल मुझे हमें मेरे किसानों को बताइएगा, एक दिन में एक जानवर जो आइडियल है जिसमें सारी खूबियाँ हैं, तो वो कितना वजन रोजाना उसको बढ़ाना चाहिए? देखिए जो एवरेज मेजोरिटी ऑफ एनिमल है वो तो पाकिस्तान में एवरेज वेट हमारे जो जानवर है 750 800 ग्राम डेली एवरेज। अगर आपका हर्ड है 100-150 का 200 का, तो यही एवरेज आती है। तो अगर आप सिलेक्शन जो है वो बड़ी प्रीसाइज कर लेते हैं और बड़ी जो है ना वो एक्सपर्टी के साथ कर लेते हैं, तो आपका हर्ड भी स्मॉल साइज का है, बड़ा हर्ड नहीं है, तो ये 1000 ग्राम के पास भी जा सकती है। और इंडिविजुअल जानवर की अगर देखें तो चंद ऐसे जानवर हैं जो 1 kg प्लस पे भी चले जाते हैं, यानी अगर आप 5, 10, 20 जानवर जो है बड़ी छानबीन करके परचेज कर लें तो वो 1200 ग्राम 1300 ग्राम तक भी जा सकते हैं। यहाँ पर मेरे किसानों को ज़रा ये भी बताइएगा कि जिसने 25-30 जानवर रखे हुए हैं, बड़ा फार्म नहीं है, तो वो 1 किलो 200 ग्राम 1200 ग्राम तक का वो कैसे वेट गेन करेगा? उसके लिए उसको क्या हिकमत अमली, कौन सी चीज़ें खिलानी चाहिए फरबा करने के लिए? कोई आपके लिए पास स्पेशल पॉइंट्स हैं तो इस पर किसानों की रहनुमाई कीजिए। जी, इसमें सर सबसे पहले जो है जैसे कि मैं बता रहा था, सबसे पहले उसकी ब्रीड और सिलेक्शन उसकी अहम है। अगर ये पुलसरात है एक, अगर आप सिलेक्शन जो है वो सही तरीके से कर लेते हैं जानवर की, और दूसरा उसकी हाउसिंग सही कर लेते हैं, तीसरा उसकी वैक्सीनेशन और उसकी दूसरी मेडिकेशन वगैरह और मैनेजमेंट आप ठीक तरीके से कर लेते हैं, तो साथ उसको वंडा जो है वो हम 1 से 3% ऑफ द बॉडी वेट देते हैं, वो आप वंडा जो है एडजस्ट कर लें। 1% का 1.5 kg 1.5% है, 2% ऑफ द बॉडी वेट है, तो साथ 10% ऑफ द बॉडी वेट उसको आप जो है ग्रीन फॉडर और कोई उसको जो है 2 किलो 2.5 किलो डेली तूड़ी, ये आप मिक्स करके आप दे देते हैं, तो उसको आप 1000 ग्राम और 1200 ग्राम 1300 ग्राम डेली वेट गेन जो है ले सकते हैं, अगर इस तरह से आप उसको फीड करवाते हैं तो। अच्छा, इसमें जो साइलेज वगैरह का भी इस्तेमाल है? जी जी, साइलेज भी इसमें इस्तेमाल होती है। उसका जो जनरल है आइडिया वो है कि 5 to 6% ऑफ द बॉडी वेट, जो ग्रीन फॉडर है वो 10% ऑफ द बॉडी वेट के हिसाब से देते हैं कि अगर 400 किलो का जानवर है तो 40 किलो उसको ग्रीन फॉडर जो हम डालते हैं, और उसमें वंडा जो है वो 1 से 3% बॉडी वेट के हिसाब से, और 1 से 2 किलो जो है वो तूड़ी। इसी तरह से साइलेज जो है अगर वो जानवर 400 किलो का है तो तकरीबन 24 kg या 25 kg साइलेज जो है कंज्यूम करेगा, यानी 5% के हिसाब से दे दें, 6% के हिसाब से दे दें, ये बॉडी वेट पर डिपेंड करता है। अच्छा, अब ये भी मेरे नाजरीन को, किसान भाइयों को ज़रा बताइएगा कि वो अगर इसको कारोबार को छोटे लेवल पर या जो छोटे जानवर लिए के पालते हैं, ये तो हमने कुर्बानी के जानवर हैं, बाज़ फार्मर में लोगों को ख्वाहिश होती है कि हम छोटे जानवर खरीद लेते हैं, छोटे कट्टे बछड़े खरीद लेते हैं, कि उसमें भी कोई इतनी ही मेहनत करनी पड़ती है, उसमें बचत ज़्यादा होती है, उसके बारे में क्या राय है? देखें, इसमें भी वैसे तो दोनों की साइंस अलग-अलग है, रूटीन फैटनिंग और कुर्बानी के। आप इसको कुर्बानी के हवाले से ज़रा बताइएगा। कुर्बानी के हिसाब से ये होता है चौधरी साहब कि यहाँ भी मैं ये समझता हूँ कि ये जितना भी कुर्बानी का कारोबार है जानवरों का, खा वो स्मॉल रूमिनेंट हो या लार्ज रूमिनेंट हो, सबसे बड़ा ये इसकी जो होती है ना डिपेंड करता है ये सिलेक्शन पे। अगर सिलेक्टर आपका जो है वो एक्सपर्टी रखता है पूरी जानवर को सिलेक्ट करके परचेज करने की, तो आप सक्सेसफुल हो सकते हैं, अगर अदरवाइज आप फेलियर की तरफ जाएंगे। तो जैसे कि आपने सवाल किया स्मॉल एनिमल का, तो कि आपकी कैपेसिटी या आपकी एक्सपर्टी है कि आप देख रहे हैं कि बाद जानवर जो है वो 3 माह के हैं या 4 माह के हैं, तो लोग मंडी में बेचना से करते हैं या मिल रहा होता है, लेकिन आप उसको देख के उसकी जो बॉडी फ्रेम है उसको देख के हिसाब लगा लेते हैं,
या उसका पुट्ठा जो है या उसकी वेल जो है देख के हिसाब लगाते हैं कि ये जानवर जो है 400 किलो को टच करेगा, 500 किलो को टच करेगा, 600 किलो। ये बहुत ज़रूरी है ये असेस करना कि यह जानवर 1000 किलो तक जा सकता है या 800 किलो तक जा सकता है। अगर आपका जो सिलेक्टर है ये असेस कर सकता है और फिर आपने अगर वो उसको परचेज करते हैं, अब आपने ये देखना है कि ये जो जानवर है 800 किलो को जाएगा तो कितनी देर में जाएगा। वो हो सकता है आपको 2 साल उसको रिटेन करना पड़े। और इन जानवरों की फिर फीडिंग जो है वो भी एक्स्ट्राऑर्डिनरी होती है, यानी ब्लाइंड फीडिंग होती है। एक होती है कैलकुलेटेड फीडिंग, प्रीसाइज फीडिंग, एक होती है ब्लाइंड फीडिंग। आप फिर वो जानवर जो एक्स्ट्राऑर्डिनरी जाने वाले होते हैं 800 केजी को, 900 केजी को, 1000 केजी को, फिर आप उसकी ब्लाइंड फीडिंग करते हैं और उसका टर्नओवर भी तकरीबन 2 साल से ऊपर जो है उसको लग जाते हैं वो वेट गेन करने के लिए। अच्छा, अब मेरे नाजरीन को एक बात बताइएगा कि कुछ ऐसे लोग भी हैं जिनको कारोबारी लोग हैं, उनके पास पैसा आता है और वो कहते हैं जब वो देखते हैं कि नहीं इसमें बड़ा प्रॉफिट है, लेकिन उनके पास ये एक्सपर्टीज़ नहीं है कि असल इस कारोबार में जो सबसे पहली और बुनियादी जो बचत जहाँ से शुरू होती है कि जब आप जानवर ख़रीद रहे होते हैं उस वक्त आपका डिसीजन जो आपकी बचत का और कारोबार के मुस्तकबिल का तयन करता है कि जानवर गलत ख़रीद लिया तो आपकी इन्वेस्टमेंट डेड हो गई, और अगर आपने जानवर अच्छा ख़रीदा, खूबसूरत ख़रीदा, बढ़ोतरी वाला ख़रीदा तो बड़ी अच्छी। ये बहुत तजर्बागाना निगाह से हर बंदा काम ये नहीं कर सकता। क्या मार्केट में ऐसे एक्सपर्ट मिल जाते हैं कि भाई उससे हम बात कर लें, मतलब मैं एक नया बंदा हो कारोबार करना चाहता हूँ तो मुझे कोई एक्सपर्टीज़ ऐसे दे सकता है कोई बंदा, या आप दे सकते हैं? इस वाले से आपकी क्या राय है? जी, इस बारे में हम भी एक्सपर्टीज प्रोवाइड कर सकते हैं। अगर कोई आदमी इसके लिए कुछ परचेज करना चाहे तो हमारी भी खिदमत हासिल करें, हम भी उसको जो है मंडी में जाके या जैसे भी जो पॉइंट्स हो गए उससे जानवर को सिलेक्ट करके परचेज करके दे देंगे। तो इसके अलावा ये पहले आज से कुछ 10 साल 15 साल पहले होता था कि चंद एक लोग जो है वो ये कुर्बानी का काम करते थे। अब तो बहुत सारे लोग जो है वो कुर्बानी का काम करना शुरू हो गए हैं और लोग परचेज भी करते हैं मंडियों से। लेकिन फिर भी ये जो आम लोग हमारे देखते हैं ना कि मंडी में जो मिडल मैन या दलाल जिसको कहते हैं उनके थ्रू परचेज करने की कोशिश करते हैं, या बाज़ का तो लोग बुचर को ले जाते हैं उसके थ्रू परचेज करने की कोशिश करते हैं। तो बहुत सारी जो मेजॉरिटी है मिडल मैन की या बुचर्स की, वो ये तो असेस कर लेते हैं कि इनमें गोश्त कितना है, लेकिन वो बाकी चीज़ें जो मैंने जितनी बताई हैं कि ये जानवर जो है कितना वेट गेन डेली करेगा और कहाँ तक ये बॉडी वेट को लेके जा सकता है और इसकी ब्यूटी क्या है, क्या ये मार्केट में जो परचेजर हैं ये लोग हैं उनकी क्या इतनी उसमें एबिलिटी उसमें खरीदने की कुव्वत खरीद भी है कि नहीं है। तो ये तमाम चीज़ें जो है ना हमने देखनी होती है और फिर जानवर परचेज करना होता है। तो बहरहाल एक्सपर्टी जो है आप तो बहुत ज़्यादा लोग हैं, लेकिन कोई हमें अगर कहे हमसे लेना चाहे तो हम इसमें लोगों की हेल्प कर सकते हैं। माशाल्लाह, मेरे आपने किसान भाइयों को बहुत सारी मालूमात फराहम। अब प्रोग्राम के आखिर में कोई निचोड़ दें फार्मर को, उन किसानों को कि जो गोश्त के कारोबार कुर्बानी के जानवरों को पाल रहे हैं, ताकि उस समराइज़ भी हो जाए और उनको टिप मिल जाए। तो कोई टिप दीजिए आखिर में कोई। तो इसमें जो सा मैं टिप के तौर पर यही अर्ज करना चाहूँगा, 2-3 बातें हैं कि आम तौर पर जो लार्ज स्केल पे लोग करते हैं, 2-2 4-4 वाले जो लार्ज स्केल पे लोग करते हैं, आमतौर पर मैंने लोगों को देखा है कि वो उनके लिए जो रखने की जगह है, शेड जो है या हाउसिंग जो है उसकी वो गलत बनाते हैं। तो मैं लोगों से ये तमाम अपने फार्मर्स से रिक्वेस्ट करूँगा कि जब भी आपने बड़ा प्रोजेक्ट करना हो, खा फैक्ट्री का हो या रूटीन फैक्ट्री का हो या सेक्रीफिशियल पर्पज़ का हो, तो किसी एक्सपर्ट से मशवरा कर लें कि शेड कैसे बनाना है। मैंने अक्सर पाकिस्तान में सफ़र करते हुए देखा है कि ये 2008-9 से ये पाकिस्तान में ये स्टील शेड और ये जो है ना बड़े 200 फुट 300 फुट लेंथ के शेड और हाइट जो है वो 20-25 फुट और इस तरह से शेड बनाते हुए देखा है। तो तमाम लोगों ने वो शेड थे एक्चुअली फ्रीजियन और जर्सी के लिए, क्योंकि फ्रीजियन जर्सी को हमें गर्मी से बचाना होता है, जबकि हमारा जो लोकल जानवर है पाकिस्तानी हमने उसको सर्दी से बचाना होता है। दोनों का ऑब्जेक्टिव जो है मुख्तलिफ है। तो लोग शेड जो है वो वही बना लेते हैं जो जर्सी और फ्रीजन वाला, जिसकी वजह से उनको जो है ना बहुत ज़्यादा नाकामी का सामना करना पड़ता है। एक तो हाउसिंग को ख्याल रखें, किसी एक्सपर्ट से मशवरा करें और फिर उसकी हाउसिंग जो है वो उसके मुताबिक बनाए जो उसका ऑब्जेक्टिव है। क्या वो देसी जानवर के साथ खेलना चाह रहा है या इम्पोर्टेड जानवर के साथ करना चाह रहा है, गोश्त का करना चाह रहा है या फिर वो दूध का करना चाह रहा है या ब्रीडिंग का काम करना चाह रहा है। एक तो ये, दूसरी फिर उसकी जो है ना जानवर जब सिलेक्शन जो है वो बहुत अहम है। अगर ये दो चीज़ें आप ठीक कर लेते हैं, एक तो आप हाउसिंग ठीक बना लेते हैं, दूसरा आपकी सिलेक्शन ऑफ एनिमल ठीक है, तो
तो ये समझ लें कि आपकी सक्सेस रेट जो है आपका वो तकरीबन 80-90% हो गया। उसके बाद उसकी फीडिंग कौन करती है? फीडिंग बहुत अहम है। अगर आपकी फीडिंग गलत भी होगी थोड़ी बहुत, तो हो सकता है आपको कोई एक्सपर्ट मिल जाए, आपकी फीडिंग करके फीडिंग को ठीक करके वो आपको ट्रैक पे ले आए और आपके रिजल्ट बेहतर हो जाए। लेकिन अगर आपने शेड गलत कंस्ट्रक्शन कर ली या उसका जो है आपने सिलेक्शन जानों की गलत कर ली, तो फिर आप ये समझ लें कि आपका अल्लाह हाफ़िज़ है, आप इस बिजनेस को आप सक्सेसफुल ट्रैक पे नहीं ला सकते। जी, डॉक्टर साहब ने कह दिया है, गलत फैसला कर लिया तो अल्लाह ही आपका हाफिज़ है। हमने फैसला भी अच्छा करें या गलत है, हाफिज़ तो हमारा अल्लाह ही है और उसी ने हमारी हिफाजत करनी है, इसमें तो कोई शक नहीं है। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि हम डिसीजन गलत क्यों करें। आपने डिसीजन अच्छा करना है, बेहतरीन करना है, और पहली कामयाबी की सीढ़ी वो आपका दुरुस्त फैसला है। तो इस मामले में आपको जब भी कोई रहनुमाई ज़रूरत पड़े, हम आपके लिए हाज़िर हैं। डॉक्टर इम्तियाज़ साहब आपको जब भी कहेंगे, आपको किस किस्म की कहेंगे मालूमात भी फराहम करेंगे, सारी सर्विसेज भी फराहम करेंगे। लेकिन ये सारा कुछ आपको इस नीयत से करना है कि आपने पॉजिटिव तरीके से लेकर चलना है और शॉर्टकट नहीं करना। सबसे बड़ी कारोबार में नाकामी ये होती है वो शॉर्टकट ढूंढना, और शॉर्टकट हमेशा वो बंदा ढूंढता है जो 2 नंबरी करता है। आपको इस मामले में बहुत सारे लोग 2 नंबर भी नज़र आए होंगे, हमारे पास भी आते रहे हैं, हमने उनको फारग कर दिया है। तो 2 नंबर की लोग बंदों की तारीफ ये है वो शॉर्टकट लगाते हैं। जब तक के लिए अपने मेज़बान चौधरी अख्तर फ़ारूक को इजाज़त दीजिए। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी एक नए अज़म नए अहद के साथ। किसान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद।